यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सबसे रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 3 क्वेश्चन पेपर बैक टू बैक यहाँ पर हल करेंगे जीएस के सापेक्ष। तो सभी प्रश्न आपके सामने रहेंगे बिल्कुल अपडेटेड, यानी कि आंकड़ों को वर्तमान के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है, ताकि अगर प्रश्न रिपीट हों तो बिल्कुल उसका आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएँ। और यहाँ पर आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि सिलेबस में जो सिलेबस आपको बताया गया है ना, उससे इतर भी कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और अभी क्योंकि समय है तो आराम से आप उनको जो है देख भी सकते हैं, यानी कि अभी अवसर है कि आप औरों से अधिक अंक हासिल कर अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 28 नवंबर 2021 का शिफ्ट 1 का जो पेपर आया था, उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में मैं आपके सामने रखूँगा, और प्रयास ये रहेगा कि जहाँ पर विकल्पों की आवश्यकता नहीं है वहाँ से जो विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये पूछा गया था कि अंकुर योजना किस प्रदेश की योजना है, तो ध्यान देना, अंकुर नामक जो योजना थी यह मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। क्वेश्चन था कि द विनिंग सिक्सर बुक बाई, तो द विनिंग सिक्सर किताब किसने लिखी थी। ध्यान देना, किताबों के बारे में जो किताबें चर्चा में हैं उनको कम से कम एक पेज पर लिखकर उसको बार बार पढ़ते रहो। 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उस पर भी एक वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल रिसेंट वाले जो किताबें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारी किताबें उसमें शामिल रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। स्टैटिक से भी प्रश्न आपके जीएस में आएंगे, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल सतत चर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वेरिएबल इज़ 4, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो वेरिएबल है चर है वो 4 हो, देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी के बारे में पूछ रहे हैं, मानक विचलन। तो मानक विचलन का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देंगे आप, अंडर रूट 4 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो मैंने ऑप्शन रख दिया है। तो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, माइक्रो टीचिंग, क्लासरूम इंटरेक्शन और पैनल टीचिंग। तो सही जवाब इसका शुभ शिक्षण, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या होती है, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, लीगेसी वैधानिकता, सब्जेक्टिविटी, या फिर आपका आ रहा है बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी था, यानी कि विकल्प डी, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता और वैधता दोनों। ठीक है, तो 6 का जवाब यहाँ पर विकल्प डी था। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मध्यमान, माध्यिका, बहुलक और विस्तार में केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो विस्तार नहीं होता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, ये प्रश्न आया था आईसीटी के अंतर्गत। तो ये जो पहला ईमेल था ये भेजा गया था रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा। जंक ईमेल कहते हैं जो स्पैम मेल होते हैं, यानी कि जो आपको भेजे जाते हैं फ्रॉड के लिए या फिर फार सूचनार्थ। ठीक है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपने देखा होगा कि मान लेते हैं 1 GB की डिस्क आपकी होती है, और जब आप लैपटॉप में देखेंगे तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव बन जाता है ना, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था, इसका उत्तर था रेनाल्ड बी जॉनसन के द्वारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क की खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गूगल स्कॉलर क्या है, तो गूगल स्कॉलर यह एक एकेडमिक सर्च इंजन है। पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये कथन किसका था, ये पूछा गया था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये कथन किसका है, तो सही जवाब था इसका आइंस्टाइन का। ठीक है, इसके बाद चिपको आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर कई नाम दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम था, और ये जो चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड के चमोली गांव में 1970 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, तो कई विकल्प थे, उसमें अस्तर विन्यास जो था यह जनसंख्या का लक्षण नहीं था। कौन सा देश तांबा खनिज उत्पादन से वंचित है, 4 देशों के नाम दिए गए थे और पूछ रहे थे कि कहाँ पर तांबा खनिज का उत्पादन नहीं होता है, तो पुर्तगाल में नहीं होता है। ध्यान देना कि तांबा उत्पादन में चिली जो है ये टॉप पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है,
वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो पूछा गया था कि मध्यमंडल परत है ये धरती सतह से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर वाला जो विकल्प था ये सही था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये है वायुमंडल की परतों का चित्र, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे आप इसे। तो ये हो गई धरती। सबसे पहले आता है आपका क्या, ट्रोपोस्फियर, 8 से 18 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, आपका जो ओजोन लेयर होता है ये स्ट्रेटोस्फियर में ही है। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर के बीच में ये रहता है। इसके बाद आता है मध्यमंडल, ठीक है, मेसोस्फियर, जिसके बारे में ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। यह 50 से 85 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट आपका आता है तापमंडल, थर्मोस्फियर, यह 85 से 600 किलोमीटर की बीच में रहता है। और इसके बाद आता है वायुमंडल, 600 किलोमीटर से 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक, मतलब आप चलते चले जाओ, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न भी आया था। तो एक क्वेश्चन और आया था कि सित्तन नवासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सित्तन नवासल की गुफाएं, तो जो सित्तन नवासल की गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। पूछा गया था कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में कौन कांचीपुरम का शासक था? तो आप देख रहे हैं ना कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में तो सिर्फ स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसी के बारे में टॉपिक में जो सिलेबस में है वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न है सम्राट समुद्रगुप्त, तो मध्यकालीन इतिहास भी यहाँ पर पूछा गया था। तो थोड़ा सा जो बहुचर्चित प्रश्न रहेगा उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। तो सम्राट समुद्रगुप्त के काल में कांचीपुरम का शासक कौन था? तो यह विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। साइलेंट वैली सदाबहार वन कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ये प्रश्न भी आया था। और ये पूछा गया था कि मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान जंग की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो मुगल शासक शाह आलम द्वारा जो अरसलान जंग की उपाधि थी यह एंटोनी पोलियर को प्रदान की गई थी, ठीक है। 23वां क्वेश्चन था कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना था। तो यहाँ पर मैंने इसको मैच करवा दिया है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चाय का उत्पादन असम में, रबड़ का उत्पादन केरल में और गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा संवैधानिक निकाय है? ये प्रश्न पूछा गया था। केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। तो संवैधानिक निकाय यहाँ पर कौन सा है? भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप जानते हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है यह भाग 15 में मिलता है आपको, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में, ठीक है। ये अनुच्छेद याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो एक प्रश्न मतलब ये बार बार पूछा गया प्रश्न है तो मैंने इसे ले लिया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि जो संविधान का कौन सा भाग है, तो 15वां भाग 15 जो है ये चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये है मूल कर्तव्यों का, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, मूल कर्तव्यों का। और किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो ये मिनर्वा मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ वाला जो मामला था उसी में इसको जो निर्देशित किया गया था। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई। इसका मतलब ये होता है कि जिस काम में ज़रूरत से ज़्यादा जो है मजदूर काम करते हैं उनके बगैर भी काम हो सकता है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। बॉम्बे गोल्ड कप ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ये तो ये हॉकी से संबंधित है। और पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन करती है? तो यह वसा का पाचन करती है। और समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है महाराष्ट्र से। तो देखो ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट भले ही ना हो मतलब, लेकिन
जो आपके जीएस के प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं। करंट में आपको यहाँ पर टॉपिक मिल जा रहा है, ये कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से आपको जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन आप रेगुलर स्टडी को जारी रखिए। अगला जो पेपर है यह शिफ्ट 2 का पेपर है, जो परीक्षा हुई थी 28 नवंबर 2021 को दूसरे शिफ्ट में। उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे, आइए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ये पूछा गया था कि किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापना होना क्या कहलाता है। तो क्या पूछ रहे हैं कि नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापना, इसको कहते हैं इकेसिस, यानी कि आस्थापन। ठीक है। वर्तमान में अधिकांश विद्युत उत्पादन मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है, यानी कि जो हमारा विद्युत है वो हम अधिकांशतः कैसे जो है प्राप्त करते हैं। इसका सही जवाब है जीवाश्म ईंधन को जलाने से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जीवाश्म ईंधन हो गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में स्थित है। पाखल मध्य प्रदेश बता रहे हैं। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब था कि पाखल जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है, तो यह तेलंगाना में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था इटाई इटाई बीमारी का कारण क्या है। तो इटाई इटाई नामक जो बीमारी थी यह जल में कैडमियम के फैलने से हुई थी। तो कैडमियम जो होता है यह इटाई इटाई बीमारी का कारण है। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था फैजी के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया किताब के लेखक कौन है। तो लाला लाजपत राय, ये क्वेश्चन भी आया था। और क्रम पूछा गया था, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर जो क्रम था वो जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ पहले दिया गया था, फिर उपनिषद दिया गया था, फिर आरण्यक दिया गया था। तो क्रम में आपको लगाना था। सही क्रम इसका किस प्रकार से है, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद और लास्ट में वेदांग। ज्योग्राफिया जो किताब है इसके लेखक कौन है। तो टॉलमी, ये प्रश्न भी आया था। और ये पूछा गया था कि सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था कौन। सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित कौन था। तो उबैदुल्लाह सिंधी। सरकारिया आयोग के एक सदस्य, सरकारिया आयोग के बारे में आप जानते ही हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना साल 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करना और संविधान में बदलाव का सुझाव देना था। और इस आयोग की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा। ये है सरकारिया आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 1983 में हुआ था। ठीक है। और ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचली स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। तो अल्पसंख्यक महिलाएं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी योजनाएं नई वाली हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस राज्य की हैं, भारत के पड़ोसी राज्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी सबसे बड़ा प्रश्न आपने देखा था। भारत को दुनिया का स्वर्ग यानी कि बुलियन गर्त किसने कहा था। तो रोमन के द्वारा यह बात कही गई थी। और कौन सा पूर्व में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो देखो, स्टेट बैंक को ही पहले कहते थे इंपीरियल बैंक। एग्जैक्टली बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1806 में। फिर बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना होती है 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1843 में। क्या होता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। बंगाल, मुंबई, मद्रास को जोड़ दिया गया कब, 1921 में। 1921 में इसे जोड़कर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आगे चलकर यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो तब तक तो 6 था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो देखो, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अब तक यानी कि 2024 तक, 2025 में तो अभी 2025 में तो दिया नहीं गया, तो 2024 तक इसे 53 लोगों को प्रदान किया गया है। इसमें 18 लोगों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 लोगों को अब तक जो है मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 2024 में यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया था। इनके नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीबी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ये 5 लोग हैं जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो, नाम भी इंपॉर्टेंट है, आंकड़े भी इंपॉर्टेंट हैं। कितने लोगों को, 5 लोगों को। कौन कौन से लोग थे, या पूछ देगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 2024 में भारत रत्न नहीं पाए। तो नाम पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव फिलहाल ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसकी अवधि पूछा गया था 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक था ये। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो 2021-22 का जो बजट था वहाँ से ये क्वेश्चन था, तो यह था कितना 137 था, लेकिन वर्तमान आंकड़े भी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं आपके लिए। 2025-26 में आवंटन कितना है 37,227 करोड़ रुपए है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से कितना अधिक है, तो 3% अधिक है। लियोन मेंडोको का नाम पूछा गया था, तो शतरंज के जितने भी नए खिलाड़ी हैं उनको आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। जो नए महोत्सव हैं कहाँ पर मनाए गए उसके बारे में भी क्वेश्चन था। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 में कहाँ पर मनाया गया था, झांसी में। शिक्षण का स्तर नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया था ए अवबोध स्तर, बी श्रवण स्तर, सी विमर्शी स्तर, डी स्मृति स्तर। तो शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, तो आपको पता ही है, यहाँ पर जवाब था आपका श्रवण स्तर। ठीक है। इसके बाद शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, तो यह था प्रयोगात्मक विधि। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में कौन सा सही विशेषता है। एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। पहला था विकल्प यहाँ पर कि संप्रत्यात्मक अस्पष्टता, दूसरा था यहाँ पर व्याकरण की परीक्षणीयता। तो यहाँ पर दोनों सही था, विकल्प ए और विकल्प दो दोनों ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो कुशीनगर में स्थापित किया गया है, यूपी में। तो जितने भी संस्थाएं पहली बार स्थापित हो रही हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में, सही है। AICTE की स्थापना होती है कब, 1945 में, तो ये सुमेलित नहीं है। CSIR की स्थापना होती है 1942 में, ये सही है। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969, ये भी सही है। तो सही जवाब था इसका AICTE स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कौन सी सेवा ईमेल सेवा नहीं है। खैर ये आसान प्रश्न है, मुझे पता है आप इसका आंसर दे लेंगे, लेकिन फिर भी जीमेल, आउटलुक, याहू मेल और नेट स्कोप का नाम दिया गया था, तो नेट स्केप था इसका उत्तर। कंप्यूटर में जो JPG फाइल होती है उसके बारे में क्वेश्चन था, तो ग्राफिक्स आपको पता ही है, जो फोटो होती है JPG और PNG JPEG होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रयोग मिलाए जाते हैं, तो 0 और 1 यानी कि 2। ठीक है। एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। विंग, गूगल, याहू, विंडोज़ में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आसान से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ICT में कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और ये पूछा गया था कि एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से। अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला पेपर जो कि हुआ था 13 नवंबर 2021 को। तो पहले शिफ्ट का यह पेपर है, बाकी शिफ्ट भी मैं आपको करवा दूंगा, और इसके बाद आप टॉपिक वाइज GS के लिए भी तैयार रहें, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तभी। शुकर-चकिया मिसल में पैदा हुए थे महाराजा रणजीत सिंह। मॉन्टेमिर्लो सुधार, ये किस सुधार को कहा गया था, तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, पूछा गया था लाला लाजपत राय। द इंडियन स्ट्रगल किताब किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए। तो भारतीय जनजातियां यानी कि आपको प्रदेश यहाँ पर याद रखना था। सबसे पहले गारो आएगा, फिर खासी, फिर जयंती और फिर नागा। तो पश्चिम से पूर्व जाना था आपको इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डंपा अभयारण्य, वाल्मीकि रिजर्व बिहार, रोएला राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य, तो इसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। डंपा अभयारण्य जो है मिजोरम में है, करेक्ट है। वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है, सही है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। गांधी सागर अभयारण्य दिया गया था राजस्थान में, जो कि गलत था। सही जवाब था मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर अभयारण्य। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम है। तो धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि संकाय की मांग किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता भारत का संविधान भाग 2 में दिया गया है, करेक्ट है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मूल कर्तव्य भाग 4A में है।
और केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 7 में है, सही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि मूल कर्तव्य दिया गया था विकल्प में 6A में, जो कि गलत था। ये सही था, मूल कर्तव्य कहाँ पर है, 4A में है, ठीक है। भारत कब IMF का सदस्य बना था? तो 1944 में स्थापना होती है। भारत सदस्य बना था कब? 1945 में। ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसकी स्थापना जो है आपको पता है 1944 में होती है। कहाँ पर हुई थी? तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? वाशिंगटन DC में, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वालामुखी इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन था कि ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटने की भूवैज्ञानिक समय के जिम्मेदार माना गया है, सही जवाब है। और यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है, ये भी है। दोनों जो विकल्प थे यहाँ पर सही माने गए थे, विकल्प C इसका उत्तर था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1986 में। और अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब को मार्च 2017 में शुरू किया था? तो कर्नाटक में शुरू हुआ था ये, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त सैनिक अभ्यास वज्र प्रहार 2021, तो वज्र प्रहार के बारे में पूछा गया था। आपको पता ही है कि वज्र प्रहार जो अभ्यास है भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं। 2024 का अपडेट भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। 2024 में आप ये संयुक्त सैनिक अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण था जो आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अमेरिका में, अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। अब जो 2025 में वज्र प्रहार नामक अभ्यास होगा, देखो नवंबर में होता है ये, तो यह क्रम में कौन सा होगा? यह क्रम में 16वां होगा। अब बेशक ये इंडिया में ही होना है इस साल का वज्र प्रहार नामक अभ्यास। फरवरी 2021 में टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमन रैंकिंग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? तो फरवरी 2021 का डेटा यहाँ पर है। इसमें जो है सृजा अकुला का नाम आया था। लेकिन अगर हम फरवरी 2025 के बारे में बात करें तो भी यही आंसर सही है। अभी भी सृजा अकुला ही आपका सही जवाब यहाँ पर है। भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा अकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में सृजा शुक्ला को महिला एकल में विश्व नंबर 22 का स्थान दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर भारत के बारे में बात करें तो यह जो है पहले स्थान पर हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार के लिए किया जाता है? कौन सा शोध है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में सुधार के लिए किया जाता है? प्रायोगिक शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध या सर्वेक्षण शोध? सही जवाब इसका क्रियात्मक शोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़े को क्या कहते हैं? तो जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए जो मूल आंकड़े होते हैं उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी डेटा। NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। उसमें पंचवर्षीय योजना का विकल्प आपको दिया गया था, ठीक है। विचारों और कथनों को उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है संश्लेषण का। मध्यांक की गणना में मतलब कौन कौन से आंकड़े यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? तो मध्यांक की गणना में आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। तो सही जवाब इसका था 1 2 3, ये 2 3 सभी यहाँ पर सही हैं। विकल्प D आपका यहाँ पर उत्तर है। कंप्यूटर में FTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ पूछा था, तो एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या को कहते हैं बैंडविड्थ। और सोशल साइट्स नहीं है, इसमें फेसबुक का नाम, इंस्टाग्राम का नाम, याहू का नाम और ट्विटर का नाम था। उत्तर था आपका याहू, बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर भंडारण में TB का मतलब क्या होता है? तो टेराबाइट, ये तो आप जानते ही हैं। आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड तो इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है। वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसने जीता है? तो वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार दिया गया था थियोडोर भास्करन को, और इसके बाद ये प्रदान किया नहीं गया है, तो यही आंकड़ा अपडेटेड है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। राष्ट्रीय मेरी टाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के जो दिवस हैं उनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इस पर एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं उन पर, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पर्यावरण के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ लेना, वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे।
पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? तो +5 समिट को कहते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। पहला पृथ्वी सम्मेलन, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के रूप में भी जाना जाता है, 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था ये? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अब देखो, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? तो आपको पता ही है, इसका उत्तर होगा 1992 में। अब एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है? ये हो रही है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये फटाफट कमेंट करिएगा आप। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो बाकी प्रश्न रह गए हैं उनको भी मैं आपको करवा दूंगा, और आप बिल्कुल जो है GS को लेकर निश्चिंत रहें। जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी अगर आप कवर कर लेंगे ना, तो आसानी से आप सबसे अच्छे अंक लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन चेक करना, कुछ इंपॉर्टेंट PDF आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं।